हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आविकारी शब्दों के बारे में। आविकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उनको हम देखेंगे और उन पर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको क्लास पसंद आती है। तो आइए देखते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं आविकारी शब्दों से, जिसमें आविकारी शब्दों की जब हम बात करेंगे आविकारी शब्दों की जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आते हैं क्रिया विशेषण। ये कैसा है? ये एक आविकारी शब्द है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था शब्दों के भेद में कि रूप के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है आविकारी। तो कल हमने विकारी शब्दों के भेद का संपूर्ण अध्ययन किया था और आज बारी है आविकारी शब्दों के भेद पर, ठीक है। तो इसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बस उनको हम देखेंगे। तो देखिएगा, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। प्रश्न बने प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, तो तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं पर यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से गलत भी करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। जितने अच्छे से प्रश्न बनते हैं उतने ही अच्छे तरीके से हम इन्हें गलत भी करते हैं। तो गलत करते हैं तो यानी कि ऐसे प्रश्नों को हमें अपने दिमाग में बिठाना होगा और याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबंध। रूप के अनुसार तीन भेद होते हैं, मूल या रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा होता है अस्थानीय। इसमें एक पॉइंट दिया है कि इस भेद को यानी कि अस्थानीय भेद जो है, इस भेद को हरदेव बाहरी नहीं स्वीकार करते हैं। अगर प्रश्न आया कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के किस भेद को हरदेव बाहरी नहीं स्वीकार करते हैं तो वो है अस्थानीय भेद को। रूप के अनुसार तीन भेद होते हैं लेकिन हरदेव बाहरी कितना मानते हैं? दो मानते हैं, मूल यानी कि रूढ़ और दूसरा है यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः दो भेद हैं, रीतिवाचक और परिणामवाचक। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हुए? दो भेद हुए। पहला है आपका रीतिवाचक और दूसरा है परिणामवाचक। आगे देखिएगा, कहते हैं कि जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है इसके पांच भेद होते हैं, पा से परिणाम, पा से पांच, याद रखिएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण के पांच भेद होते हैं। पहला है अधिकता बोधक, दूसरा है न्यूनता बोधक, तीसरा है पर्याप्तिवाचक, चौथा है तुलनात्मक वाचक और पांचवा है श्रेणीवाचक। ये आपके पांच भेद जो हैं ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक वाचक और श्रेणीवाचक, ये पांच भेद होते हैं। तो ये हो गई क्रिया विशेषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करेंगे संबंध सूचक। अगर प्रश्न आया संबंध सूचक कैसा शब्द है तो आप बताएंगे ये आविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण तो ये भी आविकारी शब्द है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा। अब संबंध सूचक की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं, पहला है संबद्ध और दूसरा है अनुबद्ध। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है संबंध, पहला क्या है? संबद्ध, दूसरा है अनुबद्ध। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक दो प्रकार के होते हैं, पहला है मूल और दूसरा है यौगिक। ध्यान रखिएगा,
प्रयोग के अनुसार भी दो होते हैं, लेकिन प्रयोग के अनुसार संबंध और अनुबद्ध, संबद्ध और अनुबद्ध। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के अनुसार भी दो प्रकार होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। लेकिन व्युत्पत्ति की बात करेगा तो इसके अनुसार भी दो प्रकार होते हैं, लेकिन कौन कौन से? मूल और यौगिक, ये दो प्रकार होते हैं। आगे बात करें समुच्चय बोधक की, तो समुच्चय बोधक में समुच्चय बोधक अवयवों के मुख्य दो भेद होते हैं। जो समुच्चय बोधक अवयव हैं उनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक जो है इनके भी दो भेद होते हैं, याद रखिएगा, समानाधिकरण और व्यधिकरण। आगे देखिएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो है इनके मुख्यतः चार भेद होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो समुच्चय बोधक होते हैं वो उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो हो गया समानाधिकरण और दूसरा हो गया व्यधिकरण। अब हम बात करेंगे समानाधिकरण की, तो समानाधिकरण के चार भेद होते हैं। संख्या को याद रखिएगा कौन किसके भेद हैं। तो समानाधिकरण के जो है चार भेद होते हैं। वो चार भेद कौन कौन से हैं, नाम को ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेन तो चार भेद इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भेदों के नाम भी एक बार देख लीजिएगा। संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ये चार भेद होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। बात करें व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक की जब हम बात करते हैं तो इसके भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से? कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। याद रखिएगा, जब व्यधिकरण समुच्चय बोधक की बात होगी तो सब में वाचक शब्द लगा है। एक ये भी पहचान है, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, ये व्यधिकरण समुच्चय की बात हो रही है। और जब समानाधिकरण समुच्चय की बात हो रही है तो वहां पे जो चार भेद हैं उसमें संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। ठीक है, तो ये बातों को थोड़ा सा कॉमन समझिएगा। दर्शक आया तो समानाधिकरण, दर्शक जो होते हैं वो सभी के लिए, मतलब अगर जो दर्शक बैठे होते हैं वो सब एक बराबर होते हैं, सभी समान होते हैं। ठीक है, दर्शक में भेदभाव नहीं होता, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और व्यधिकरण में वाचक शब्द, वासे व्यधिकरण, वासे वाचक दिखेगा, तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है इसके चार भेद हैं। आगे बात करेंगे निपात की। जब हम निपात की बात करते हैं तो निपात क्या होता है? वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। तो ये हो गई निपात की परिभाषा। अगर पूछे कि निपात की टोटल संख्या कितनी होती है, निपात के भेद कितने होते हैं, तो देखिए दिया है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, ध्यान रखिएगा। निपात के मुख्यतः 9 भेद होते हैं, संख्या पूछी जाती है। वो 9 भेद कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहले आता है स्वीकार्य निपात जो होते हैं उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जो आप पहचाने कि ये स्वीकार्य निपात है। तो उसमें आपका आ जाएगा उदाहरण में जैसे हाँ और जी जैसे शब्द जो हैं ये निपात हैं, लेकिन कैसे हैं? स्वीकार्य हैं। ठीक है, नकारार्थक में आ जाएगा नहीं, जी नहीं। अब नहीं, जी नहीं यानी कि नकारा जा रहा है। फिर है निषेधात्मक यानी कि मत। प्रश्नबोधक में क्या, ना, ऐसे शब्द अगर आपको दिखेंगे तो ये प्रश्न बोधक निपात हैं। फिर है विस्मयादि बोधक, इसमें आ जाएगा क्या, काश, काश की, ये सारे शब्द कैसे हैं? तो ये आपके विस्मयादि बोधक निपात हैं। आगे है बलदायक या सीमा बोधक, इसकी बात करेंगे तो इसमें आते हैं तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये सारे जो निपात हैं ये बलदायक या सीमा बोधक निपात कहलाते हैं। तुलना बोधक की बात करेंगे तो तुलना में सा शब्द आता है। जब किसी चीज की तुलना की जाती है तो बीच में सा शब्द आता है। ठीक है, अवधारण बोधक की बात करेंगे तो इसमें आएगा ठीक, लगभग, करीब,
ये सारे कैसे शब्द हैं? ये सब निपात के उदाहरण हैं। इससे आप पहचान जाएंगे ये किस प्रकार का निपात है। और आदर बोधक की बात रहेगा तो उसमें आपका जी शब्द आएगा, एक स्वीकार्य में जी आएगा और एक आदर बोधक में आएगा। ठीक है, ये आपके निपात की संख्या है जो 9 होती है और ये 9 निपात होते हैं। एक बार इसको आप स्वयं से देख के इसका अध्ययन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं समास की। तो आप समास की जब हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं समास की एक परिभाषा दी गई है जो महत्वपूर्ण हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दूं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक परिभाषा दी गई है समास के संदर्भ में। वो परिभाषा है, 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। ये परिभाषा जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताई गई है, इसको आप भी ध्यान रखिएगा। अगर कभी ये परिभाषा पूछ लिया तो ये प्रश्न बना सकता है, ये परिभाषा दी किसने थी? तो गुरु ने दी थी, कामता प्रसाद गुरु ने। आगे देखिएगा, हिंदी में अगर समास की बात करें तो मुख्य रूप से इसके 4 भेद होते हैं। आप जानते हैं हिंदी में जो समास होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। अब जो 4 भेद होते हैं उनका नाम जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषा तो सबको पता रहती है लेकिन नाम जानना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं वो चारों भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। यही 4 समास आपके जो है हिंदी में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट में दिया है तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद हैं। अभी हमने क्या देखा, हिंदी में जो समास है उनके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये मुख्य रूप से होते हैं। अब इसमें बात करें जो तत्पुरुष समास होता है इसके 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो ये 2 भेद होते हैं। और देखिए, अगर आप लोगों को समास से रिलेटेड इसमें विशेष जानकारी चाहिए तो आप जो है मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उसमें संस्कृत व्याकरण में समास के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप समास का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितना दिया गया है उसको मैं बताती हूँ। आगे देखिएगा, सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है प्रमुख सामासिक पदों की सूची है, आप देख सकते हैं। ये आपके अव्ययी भाव जो समास है उनके उदाहरण हैं। बाकी नीचे बात करें तो नीचे तत्पुरुष समास दिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन स्वयं से कर सकते हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे देखिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने द्विगु समास को कर्मधारय तत्पुरुष का एक भेद माना है। ये किसने माना है? कामता प्रसाद गुरु ने। हम लोग जानते हैं जो द्विगु समास होता है वो कर्मधारय समास का भेद है, ठीक है, लेकिन इसको माना किसने था? तो ये कामता प्रसाद गुरु ने माना था और इसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहा है। तो कामता प्रसाद गुरु ने ही द्विगु समास को संख्या पूर्व कर्मधारय भी नाम दिया है। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है इनके भी उदाहरण हैं जो कि आप इनको स्वयं से पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे जो शब्द भंडार है इसके बारे में। तो देखिएगा, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। बात करें तत्सम शब्द की तो वे संस्कृत शब्द हैं जो अपनी असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत में जैसे थे हूबहू हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखिएगा, तद्भव। तद्भव की बात करें तो वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हुए हैं।
वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। बात करें देशज शब्द की, तो देशज शब्द जो है वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज कहते हैं। जिनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है हमें इसका अगर पता ना हो तो उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। बात करें विदेशी शब्द की, जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। तो आगत शब्द यानी कि आना, तो विदेशों से जो भाषाएं हम अपने देश में बोलते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी भाषा या फिर आगत शब्द कहते हैं। आगे आप यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्वयं से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं, एक एक को पढ़ना, वीडियो को बस लंबा करना है, बाकी आप इसको स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, नीचे है अनुकरणात्मक शब्द। अब ये क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। कहते हैं कुछ विद्वानों ने अनुकरणात्मक शब्द जैसे किलकारी, खटखटाना, किलकारी, खर्राटा, सनसनाहट, ये कैसे शब्द हैं? ये अनुकरणात्मक शब्द हैं। ठीक है, अनुकरण के द्वारा सीखे जाते हैं, अनुकरणात्मक शब्द हैं। आगे दिया है कुछ विद्वानों ने विकास के अनुसार शब्द का पांचवा भेद संकर शब्द को माना है। मुख्य रूप से तो शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं विकास के आधार पर 5वां भेद संकर शब्द को मानते हैं। अब ये संकर शब्द क्या होता है? जैसे 2 भाषाओं के तत्वों के मिश्रण से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे वोटदार, फैशन, परस्त, मोटर गाड़ी। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द, मोटर इंग्लिश का शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी का हो गया, तो 2 भाषाओं के शब्द मिलकर जो तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं वो आपके कहलाते हैं संकर शब्द। लेकिन दोनों शब्द जो है वो अलग अलग भाषाओं के होने चाहिए, तभी वो संकर शब्द कहलाएंगे। तो ये हो गई कुछ शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, और मिलते हैं फिर कल ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आप इसी तरह की डेली वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। तो मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।